YouTube चैनल पुण्यार्कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर नमस्कार। बंधुओं, पिछले कुछ प्रसंगों से अपने आलेख को अपने ही स्वर में सुनाने का प्रयास चल रहा है। इससे पहले हृदय रोग ज्योतिषीय दृष्टि नामक आलेख आप सुन चुके हैं। आज एक नए प्रसंग पर बातें करते हैं। कैंसर ज्योतिषीय दृष्टि। वर्तमान समय में कैंसर सर्वाधिक भयप्रद बीमारी के रूप में चर्चित है। वैज्ञानिकों की लाख चेष्टा के बावजूद अभी तक इसका समुचित उपचार ढूंढा नहीं जा सका है। थोड़े बहुत जो भी उपचार हैं वो बहुत ही अर्थसाध्य हैं और पूरे तौर पर सुनिश्चित भी नहीं है। समुचित उपचार का अभाव ही रोग को और अधिक भयावह बना दे रहा है। रोग का निश्चय हो जाना मृत्यु घोषित हो जाने जैसा है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि प्रायः घोषणा ही तब होती है, या कहें कि रोग पकड़ में ही तब आता है जब प्रारंभिक कई चरण वो पूरे कर चुका होता है। फलतः उपचार के लिए समुचित समय भी नहीं मिल पाता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लिए भले ही कैंसर एक नई बीमारी हो, किंतु भारतीय विज्ञान, आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र के लिए यह बिल्कुल ही नया नहीं है। आयुर्वेद में कर्कट अर्बुद नाम से विशद वर्णन मिल जाता है। इस व्याधि के समुचित चिकित्सा की भी बातें वहां सुझाई गई हैं। किंतु दुर्भाग्य है कि पश्चिमी चिकित्सा पद्धति पर हमें ज़्यादा विश्वास है। उसके तामझाम पर हम आकर्षित होकर के उसकी ओर हम पहले दौड़ लगाते हैं और इतना दौड़ लेते हैं उसके पीछे कि फिर समय ही चूक जाता है। खैर, इसी भांति ज्योतिष में भी इसकी पर्याप्त चर्चा मिलती है, किंतु हमारा दुर्भाग्य हमें अपने शास्त्रों पर भरोसा नहीं होने देता। इसे पढ़ने, जानने और अनुसंधान करने में हमारी उतनी अभिरुचि नहीं है जितना पाश्चात्य पद्धति में है। ये भी बिल्कुल 16 आने सच है कि हमारे शास्त्रीय विज्ञान को बर्बरता पूर्वक म्लेच्छों द्वारा नष्ट भ्रष्ट किया गया है और वर्तमान हमारी अपनी कही जाने वाली सरकारें भी इसे उसी पाश्चात्य चश्मे से ही देख रही हैं। खेद की बात है कि आज वही काम पहले से कहीं बढ़ चढ़ करके स्वदेशियों द्वारा जारी है। सर्वविदित है कि ज्योतिष शास्त्र पूर्वानुमान और सुनिश्चय का शास्त्र है। इसका सहारा लेकर यदि हम विचार करें तो समय से बहुत पहले ही स्थिति ज्ञात हो जा सकती है और तदनुरूप समुचित उपचार भी कर सकते हैं। आज इसी आलोक में कर्कट अर्बुद पर किंचित विचार करते हैं। विदित हो कि कैंसर नाम की एक राशि होती है जिसे भारतीय ज्योतिष में कर्क राशि कहते हैं। मेष आदि राशि क्रम में इसका स्थान चौथा है।
मेघ, वृक, मिथुन के बाद चौथे क्रम में कर्क राशि का नाम आता है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। स्वभाव से यह चर राशि है। चर, स्थिर और द्विस्वभाव, तीन तरह के स्वभाव के अनुसार राशियों को विभाजित किया गया है। उसमें कर्क राशि चर राशि है। काल पुरुष के हृदय का प्रतिनिधित्व करती है यह कर्क राशि। फलतः जातक के हृदय से इसका विशेष संबंध माना जाता है। लग्न आदि क्रम से चतुर्थ भाव को कर्क का प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। अतः भले ही किसी जातक का जन्म लग्न कोई भी हो, भले ही किसी जातक का जन्म लग्न कोई भी हो, उसके चतुर्थ भाव का विचार कर्क रोग यानी कैंसर के विचार के संबंध में अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही यह भी देखना चाहिए कि कर्क राशि जातक की कुंडली में किस भाव में पड़ी हुई है। यानी सबसे पहले लग्न के अनुसार उसके चौथे भाव का विचार करेंगे, साथ ही यह भी देखेंगे कि कर्क राशि जातक की कुंडली में किस भाव में पड़ी हुई है, यानी कि जातक का जन्म लग्न क्या है। जन्मांक चक्र के चतुर्थ भाव में राहु की अवस्थिति यदि हो अथवा कर्क राशि पर आरूढ़ होकर राहु किसी भी भाव में विराजमान हो रहा हो तो कर्क रोग यानी कर्कट आर्बुद होने की सर्वाधिक आशंका जताई जा सकती है। और साथ ही यह भी देखना चाहिए कि चतुर्थ भाव और इसका भावेश किसी न किसी तरह यदि राहु से प्रभावित, दृष्ट, पीड़ित इत्यादि हो तो भी कर्क रोग की आशंका जताई जा सकती है। राहु की दृष्टि के संबंध में किंचित मतांतर है। सामान्य तौर पर सभी ग्रहों की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि, प्रत्यक्ष दृष्टि सप्तम भाव पर माना गया है, किंतु राहु के संबंध में अलग मत है। कहते हैं कि सुत मदन नवान्ते पूर्ण दृष्टिम तमस्य युगल दशम गेहे चार्ज दृष्टिम वदन्ति। युगल दशम गेहे चार्ज दृष्टिम वदन्ति सहज रिपु पश्यन् पाद दृष्टिम मुनीन्द्रा निज भुवन मुपेतो लोचनांध प्रदिष्ट। अर्थात पंचम सप्तम नवम ये पूर्ण दृष्टि है। इन भावों पर राहु की पूर्ण दृष्टि होती है। द्वितीय और दशम भाव पर अर्ध दृष्टि होती है तथा तृतीय और षष्ठम पर पाद दृष्टि होती है। और सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि स्वगृह यानी गृह विभाजन में, राशि विभाजन में कन्या राशि राहु को मिला हुआ है, तो अपनी दृष्टि, अपने घर में, अपने भाव में राहु लोचनांध हो जाते हैं, यानी दृष्टिहीन हो गए, प्रभावहीन हो गए। अब देखते हैं आगे। चतुर्थ भावपति चौथे घर के स्वामी का नीचस्थ हो जाना, शत्रु क्षेत्रस्थ हो जाना भी कर्कट रोग की स्थिति पैदा कर सकता है। इन स्थितियों के अतिरिक्त चंद्रमा, शनि, मंगल, सूर्य आदि का भी गंभीरता से विचार अवश्य कर लेना चाहिए कि ये ग्रह कहाँ बैठे हैं, इन्हें कौन देख रहा है, ये किस भाव को देख रहे हैं, चतुर्थ भाव से इनका क्या संबंध बन रहा है, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि उक्त ग्रहों की स्थिति, युति, दृष्टि आदि का सीधा प्रभाव कर्कट रोग की स्थिति, मात्रा और अंग व प्रकार
का निर्धारण संकेतक होगा। यानी रोग की स्थिति क्या होगी, भयावहता उसकी क्या होगी, किस अंग पर प्रभाव करेगा, किस प्रकार का कर्कट होगा, कैंसर होगा, इन सब बातों के लिए सिर्फ राहु ही नहीं, चंद्रमा, शनि, मंगल और सूर्य की स्थिति पर भी गंभीरता से विचार कर लेना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कि मंगल की विकृति यदि पाई जाएगी, राहु के साथ मंगल का भी योगदान होगा, युति, अवस्थिति, दृष्टि वगैरह, तो इस प्रभाव से ब्लड कैंसर, खून रक्त से संबंधित कैंसर का खतरा हो सकता है। बुध की अगर विकृति पाई जाएगी, बुध से संबंध अगर बन रहा हो राहु का, तो ऐसी स्थिति में ग्रंथियों का बाहुल्य रहेगा। अब एक और बात पर ध्यान दिलाते हैं, मुख्यतः लोग षष्ठम भाव से ही रोग का विचार करते हैं। षष्ठम भाव का भी नाम है रोग रिपु भाव, किंतु इसके अतिरिक्त प्रथम, अष्टम तथा द्वादश भाव का भी गहन विचार करना चाहिए। प्रथम लग्न हुआ, अष्टम आयु स्थान और द्वादश व्यय स्थान। ध्यान देने की बात है कि व्यय ये कौन सा है, तन से जब प्रथम लग्न को तन कहते हैं, लग्न से जब हम गणना करते हैं तो द्वादश भाव 12वां घर जो है वो व्यय है, यानी तन का व्यय। 8वां स्थान जो है वो तन से गणना करने पर तन का आयु, तन का व्यय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही द्वितीय एवं सप्तम भाव पर भी विचार करना चाहिए। द्वितीय और सप्तम भाव, तो उधर आयु विचार में कहा गया है, मार्केस के संबंध में चर्चा जहाँ मिलती है वहाँ कहा जाता है कि सप्तमम आयुख स्थानम अष्टमम आयुख स्थानम अष्टमा दष्टमम चयत तयोरपि व्यय स्थानम मारक स्थानम उच्यते। मार्केस, प्रथम श्रेणी के मार्केस का निर्धारण हम इसी प्रकार करते हैं, यानी द्वितीयेश और सप्तमेश प्रथम श्रेणी के मार्केस कहे जाते हैं। षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश द्वितीय श्रेणी के मार्केस कहे जाते हैं। तो इस तरह से मार्केसों का भी विचार हम साथ में कर लेंगे। रोग की साध्यता की जानकारी के लिए, रोग की स्थिति क्या रहेगी, ये कितना साध्य होगा, कितना असाध्य होगा, इन सब बातों को ठीक से समझने के लिए सूर्य के बलाबल का ज्ञान करना होगा। सूर्य की क्या स्थिति है, सूर्य कितने बलवान है, निर्बल है, उच्च के हैं, नीच के हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ देख रहे हैं, उनको कौन देख रहा है, उन पर किसकी दृष्टि पड़ रही है। इस तरह से प्रभावी ग्रह यानी जिम्मेवार और रोग कारक, प्रभावी ग्रह जो जिसका प्रभाव पड़ रहा है विशेष रूप से, और कारक कौन है, कारक ग्रह कौन हो रहे हैं, इन दोनों की दशाओं में मतलब कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कम से कम 3 स्तर पर तो जरूर देख लेंगे। आगे और अगर आगे बढ़ करके हम सूक्ष्म दशा और प्राण दशा का भी विचार करने तो और अच्छी बात है। तो सभी तरह के शासनकाल, जो 5 तरह के शासनकाल ग्रहों के कहे जाते हैं, क्योंकि रोग के प्रभाव का प्राकट्य तो उसी समय अधिक होगा। इस तरह से रोग की उग्रता और स्थिति समझी जा सकती है, और तदनुसार जो भी जिम्मेवार ग्रह दिख रहे हों कुंडली के अनुसार, जो भी प्रभावी ग्रह दिख रहे हों, उनसे संबंधित उपचार पर विचार करना चाहिए। पहले निदान, तब तो चिकित्सा की बात आएगी ना। तो पहले तो निदान करेंगे, ये जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कुंडली के अनुसार कि किस ग्रह के वजह से ये स्थिति बन रही है, और तब उनके अनुसार फिर उनकी चिकित्सा का उपाय करेंगे। चिकित्सा के संबंध में ज्योतिषीय चिकित्सा की यहाँ हम बात कर रहे हैं। आयुर्वेद की चिकित्सा या अन्य चिकित्सा पद्धति का सहारा तो लेंगे ही, लेकिन यहाँ ज्योतिषीय चिकित्सा की बात कर रहे हैं कि ज्योतिष के अनुसार तो ग्रहों का जप, होम ही सर्वाधिक निरापद उपाय कहा गया है। अपने अपने विचार से कई लोग रत्न धारण की ज्यादातर बात करते हैं, लेकिन रत्न तो बहुत सावधानी पूर्वक रत्न धारण करना चाहिए। कारण कि बहुत बार हम आकलन में चूक जाते हैं
रत्नों को बिना सोचे समझे गहन विचार के धारण कर लेते हैं, किसी को सुझाव दे देते हैं धारण करने का, तो वो बड़े घातक हो जाते हैं। रत्न पर कभी फिर अलग से स्वतंत्र रूप से चर्चा करेंगे। यहाँ अभी सिर्फ कैंसर से संबंधित बातें हमारी हुई। आशा है इन दिशा निर्देशों से आपको अवश्य सहयोग मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ कमलेश पुण्यार्क को आज के इस प्रसंग के लिए अब समाप्ति की अनुमति दें। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सानंद रहें, प्रसन्न रहें। और एक निवेदन और कि समय समय पर अपने जन्मांक चक्र का गहन निरीक्षण अवश्य करा लिया करें।